Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Power System Planning and Design, SEM 8 Electrical. So यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड। तो उसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किया। अभी हमारा लास्ट टॉपिक इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस यूनिट इज लैम्प फ्लिकर। तो लैम्प फ्लिकर किसे कहते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये बेसिक चीज़ें आप शायद कहीं पे ना कहीं पे आपने देखी भी होगी। अगर नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 7 मार्क का वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से सेशन इसीलिए रखा है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक को अच्छे से कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्प फ्लिकर क्या है और उसका क्या रोल है या फिर क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों होता है या फिर उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक डिस्कशन अबाउट द लैम्प फ्लिकर। हम जानते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फिर जनरेटिंग स्टेशंस की हमारी पूरी पावर सिस्टम है, तो उसके अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज ओबियस है कि भाई हम जानते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो होता ही रहेगा। तो जब लोड चेंजेस होते हैं, वाई बिकॉज की लोड चेंज की वजह से, तो वहाँ पे जब लोड चेंज हो रहा है सडनली इन दी आवर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर्टिकुलरली, तो एट दैट टाइम द चेंज ऑफ द वोल्टेज इज देयर, कि हम जानते हैं कि वोल्टेज लेवल आपको वेरी होता दिखेगा। तो उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप, due to that voltage drop, that changes the resulting into the flicker of the lamp। मतलब कि आपके लैंप को फ्लिकर करेगा, या फिर आपको पता है कि नॉर्मली हमने फ्लिकर वोल्टेज या फिर फ्लिकर लैंप को हमने देखा है कि भाई सर्टेन वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो एट दैट टाइम आपका लैंप का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द लैंप फ्लिकर इज स्टार्टिंग ऑफ इंडक्टिव पार्ट और इंडक्टिव लोड, पर्टिकुलरली मोटर, लैपटॉप, इवन स्टार्टिंग वेल्डिंग मशीन। मतलब कि इंडक्टिव लोड जब ज़्यादा रहता है तो वोल्टेज लेवल को थोड़ी ज़्यादा इफेक्ट रहती है और उसकी वजह से वहाँ पे फ्लिकिंग और फ्लिकर ऑफ द वोल्टेज अकर्स। क्लियर? तो आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बनते जाएंगे और हर एक टॉपिक का कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंस भी बनता जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर एक टॉपिक को ब्रीफ में शांति से अच्छे से देखते जाए। ठीक है, लैम्प फ्लिकर को कैसे मेजर करते थे या फिर वो क्या मेजर करता है पर्टिकुलरली, तो वो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे अकर हो रहा है, उसके बेसिस पे हम उसे इवेल्युएट करते हैं। सेम वे वोल्टेज ड्रॉप कितना है उसके ऊपर से भी इवेल्युएट कर सकते हैं। सेम वे आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज, मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन द आरएमएस वैल्यू डी वी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज दैट फ्लिकर आर क्लासिफाइड, कि उसे इस पैरामीटर को अगर हम फोकस में लेते तो उसके हिसाब से हमारी जो लैम्प फ्लिकर है उसे हम क्लासिफाइड इन दिस टाइप्स। क्लियर? तो उसके लिए अगर हम बात करें कि भाई ये जो पैरामीटर्स है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, वोल्टेज ड्रॉप एंड आरएमएस वैल्यू या फिर रेट ऑफ चेंज इन दी आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज इज। क्लियर? तो उसके हिसाब से अगर मैं क्लासीफाई की बात करूँ तो हाई फ्रीक्वेंसी फ्लिकर, या फिर उसके लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हाई और लो फ्रीक्वेंसी फ्लिकर रहते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी फ्लिकर के अंदर क्या होता है कि साइक्लिक ड्यू टू दिस द वोल्टेज रिड्यूस अप टू 3 to 10 टाइम्स, मतलब कि आपके जो वोल्टेजेस होते हैं वो 3 to 10 टाइम्स जितने कम हो जाते हैं। मतलब कि एग्जांपल ऑफ लोड्स विच आर लाइक एसी या फिर एयर कंप्रेसर्स और स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन और वाटर पंप्स, तो इस टाइप के लोड जब कनेक्ट होते हैं तो आपके वोल्टेज लेवल 3 to 10 टाइम्स जितने कम हो जाते हैं। ठीक है, सेम वे लो फ्रीक्वेंसी फ्लिकर होता है तो उसके अंदर वोल्टेज इज 3 to 12 टाइम पर सॉरी सेकंड, मतलब कि 3 to 12 टाइम्स पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर 3 to 12 टाइम्स जितना आपका रेटेड वैल्यू उनसे कम हो जाता है। तो उस टाइप के आर्क वेल्डिंग मोटर ऑपरेटेड एप्लीकेशन जहाँ पे मोटर कनेक्टेड रहती है, तो उस टाइप की एप्लीकेशंस जहाँ पे रहती है तो वो लो फ्रीक्वेंसी फ्लिकर के नाम से जानते हैं। सेम वे फ्रीक्वेंट नॉन साइक्लिंग फ्लिकर की अगर हम बात करें तो वोल्टेज इज 2 to 12 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 2 से 12 बार या फिर 2 to 12 टाइम्स वहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि क्रेन होस्ट या फिर स्विचिंग ऑफ दैट मोटर अकरेंस एट दैट टाइम, दिस काइंड ऑफ वोल्टेज लेवल फ्लक्चुएशन इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर? और इनफ्रीक्वेंट बात करें, मतलब कि एक नॉर्मल हुआ है, फ्रीक्वेंट मतलब कि 1 मिनट के अंदर 2 से 12 बार हो रहा है। लेकिन इनफ्रीक्वेंट की बात करें तो वहाँ से 1 घंटे के अंदर 3 to 10 टाइम्स हो रहा है ऐसा फ्लक्चुएशन। क्लियर? मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी फ्लिकर एज वेल एज फ्रीक्वेंट एंड इनफ्रीक्वेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें
कि 1 सेकंड के अंदर 3 to 10 टाइम्स हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, 3 to 12 टाइम्स लो फ्रीक्वेंसी के अंदर। सेम वे फ्रीक्वेंट मतलब कि 1 मिनट के अंदर 2 से 12 बार हो सकता है। और 1 आवर के अंदर हम देखें तो इनफ्रीक्वेंट मतलब कि 1 आवर के अंदर 3 to 10 टाइम्स ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको जो आपका फ्लिकर का जो पोजीशन है या फिर किसकी वजह से हो रहा है, तो उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई रिड्यूसिंग दैट वोल्टेज डीप या फिर वोल्टेज लेवल, जो कि डीप मतलब कि एक वोल्टेज लेवल में जो चेंज आ रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है इन दी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विच कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो उसके अंदर हम वेरियस मेथड की अगर हम बात करें कि कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले रहता है कि ट्रांसफॉर्मर दैट शुड बी प्लेस्ड नियर टू दी फ्लिकर सोर्स। मतलब कि आपका जो लोड है जहाँ जिसकी वजह से आपको फ्लिकिंग या फिर लैंप फ्लिकर देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट कर दो, ताकि क्या होगा कि जब ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फिर डिमांड वो एक एक्सपेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो वोल्टेजेस का वेरिएशन आपको देखने मिल रहा था, जिसकी वजह से आपको फ्लिकर देखने को मिल रहा था, तो वो नहीं होगा। सेम वे लार्ज रेटिंग के ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्मॉल रेटिंग के ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहेंगे। और सेकेंडरी कंडक्टर की साइज़ भी ज़्यादा रखनी ज़रूरी है, ताकि आपका वोल्टेज लेवल का वेरिएशन है उसे आप अच्छे से मेंटेन कर सको। क्योंकि लैंप फ्लिकर एक ऐसी अनसर्टेन कंडीशन है जिसे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और उसे सोल्व करना भी ज़रूरी है। बट हाँ, कि भाई ट्रांसफार्मर उसके जो स्टेशन है या फिर आपका जो लोड है कि जो फ्लिकर करने वाला है या फिर जो वेरिएशन लाने वाला है हमारी सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे हम कंट्रोल करें। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा देते हैं या फिर आपके, और साथ में ही कंडक्टर के रेटिंग ज़्यादा रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको देखो कि भाई लैंप फ्लिकर हो रहा है या फिर उसको हम कंट्रोल करने के लिए वोल्टेजेस का वेरिएशन प्रोवाइड करेंगे, तो उस कंडक्टर को डैमेज ना करे। ठीक है। फॉर रिड्यूसिंग द वोल्टेज डिप इन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या हुआ कि भाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने अभी डिस्कस किया। अगर मान लो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मैं यही थी बात करूं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये वोल्टेज डिप को कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूंगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम जानते हैं कि थोड़ी लार्ज रहती है सेकेंडरी सिस्टम से ज़्यादा, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू पावर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हम जानते हैं कि हम डिस्टेंस या फिर ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, बट पावर के रेटिंग या फिर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, तो सेग्रीगेट एंड रिमूव दैट प्राइमरी फीडर कि जिसके अंदर फ्लिकर सोर्स है, तो उससे हम रिमूव ही कर देंगे। कि हमें पता है कि पूरी सिस्टम को डैमेज करने से अच्छा उतने पार्ट को हम रिमूव कर दें। सेम वे लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर, जो कि वो प्रीवियस केस में भी था सेकेंडरी में, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। एज वेल एज कंडक्टर का भी पोर्शन वही सेम है कि भाई सेकेंडरी के अंदर ज़रूरी है तो प्राइमरी के लिए भी ऑब्वियस है कि वो ज़रूरी तो रहता ही है। बट सीरीज कैपेसिटर इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, कि भाई सीरीज कैपेसिटर अगर हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर फेक डिवाइसेस वहाँ पे अच्छे से प्लेस कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफार्मर कि भाई सीरीज कैपेसिटर को आप ट्रांसफार्मर के बाद लगा दे, तो क्या होगा कि जब वोल्टेज फ्लिकर आएगा तो आपके कैपेसिटर जो सीरीज में कनेक्टेड है वो आपके वोल्टेज लेवल को डाउन कम होने देगा। तो मतलब कि फ्लिकर का रेट है या फिर रेशियो है वो कम हो जाएगा इरिस्पेक्ट टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंट और इनफ्रीक्वेंट के हिसाब से। तो उसे भी आप अच्छे से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, आई मीन टू से। तो आपको समझ में पता चल गया कि भाई फ्लिकर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स थे कि जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट लैंप फ्लिकर, उसको कैसे रिमूव करना है और उसकी टाइप्स क्या है। तो ये पूरा 7 मार्क का वेरी मोस्ट टाइम पे हर एक या दो एग्जाम में से कोई एक एग्जाम में तो ये पूछते ही पूछते, तो लैंप फ्लिकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय दैट लैंप फ्लिकर, उसकी टाइप्स और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फॉर दी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो यहाँ पे प्राइमरी के लिए क्या करना है और सेकेंडरी के लिए क्या करना है वो भी हमने अच्छे से देख लिया। तो शायद मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है और हमने डिस्कस भी काफ़ी अच्छे से डेप्थ में किया है, इसीलिए हमने इसको लास्ट सेशन में रखा था। तो इसी के साथ ही हमारा सेकंड यूनिट एज पर आवर सिलेबस कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और साथ ही में हमारा जो अभी तक का कंप्लीटेड पोर्शन की बात करें तो यूनिट 7 जो कि पावर सिस्टम प्लानिंग, यूनिट फर्स्ट ट्रांसमिशन सिस्टम डिज़ाइन और ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन, यूनिट सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन इज completed. Now we are discussing our next unit from the next lectures.
सो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जितना सिलेबस कवर हुआ है आप उसे अच्छे से एक बार सिलेबस को देखते जाओ, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई दिक्कत ना रहे कि भाई हमें इतनी चीज़ें याद नहीं है। तो अभी से आपको मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा रिवाइज करना फिर स्टार्ट कर देना, और अभी तक जो कंप्लीट हुआ है उसे अच्छे से देख लेना। टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।